कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि दिया गया। मुझे अति पिछड़ा समाज को आप पे विश्वास है, जैसे आपने राम मंदिर बना करके भगवान राम को स्थापित किए, उसी तरह हमारी बहन, हमारी बेटी माँ सीता का मंदिर बना करके आप उन्हें भी स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि आप आए और सभा को संबोधन करें, आशीर्वाद दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, आप सबके और हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकेश राघव जी, बिहार सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री नीतीश मिश्रा जी, श्री मदन साहनी जी, श्री शीला मंडल जी, फूलो भंडारी जी, जिला अध्यक्ष जेडीयू शंकर झा जी, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मैं यहाँ इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी के लिए आपका समर्थन और आपका प्यार उनको मिले, इस बात के निवेदन के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं जब यहां आया हूं तो माता सीता की पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी को आपने चुनाव जिताने का मन बनाया है और मैंने जो उत्साह देखा आप में, जो ऊर्जा देखी, जो समर्पण देख रहा हूं, इतनी गर्मी में आप सब लोग डटे हुए हैं, ये इस बात को आश्वस्त कर रहा है मुझे कि आपने रामप्रीत मंडल जी को चुनाव में जिताकर भेजने का मन बना लिया है और उनको दिल्ली भेजने का मन बनाया है। अभी अभी सम्राट चौधरी जी और उसके पहले रामप्रीत जी आपको किए गए कामों के बारे में वर्णन कर रहे थे, क्या क्या काम उन्होंने किया है। मैं सबसे पहली बात तो आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में राजनीति का चाल चरित्र, काम करने का तरीका, रिवायत, संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, राजनीति का तौर तरीका, ये 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल बदल गया है। आज राजनीति है रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, आज राजनीति है जवाबदेही की राजनीति, आज राजनीति है विकासवाद की राजनीति, आज राजनीति है लोगों की सेवा करने की राजनीति। ये संस्कृति अगर डाली तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये संस्कृति हमको मिली है। नहीं तो राजनीति क्या होती थी? चुनाव में भाषण दो, वायदे करो, भूल जाओ और फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाओ और फिर अगले चुनाव में नए नारे दो, नए वायदे करो। लेकिन आज की राजनीति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जवाबदेही की राजनीति है। क्या काम किया है? और हम यहां डंके की चोट पर हमारे नेता आपको बताते हैं
जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये आज की राजनीति हुई है। और जब मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति में भी देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक मजबूत सरकार बनाकर उन मुद्दों को पूरा किया जिसके लिए आप वर्षों से लगे हुए थे। आपने मजबूत सरकार बनाई। मजबूत सरकार बनने के कारण आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में प्रतिष्ठा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो हमने देखा। आपने मजबूत सरकार बनाई तो धारा 370 को धाराशाही कर दिया गया। आपने मजबूत सरकार बनाई तो 3 तलाक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। आपने मजबूत सरकार बनाई तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक ला करके जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे पारसी भाई, जो हमारे ईसाई भाई, जो हमारे सिख भाई बांग्लादेश में और हमारे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको यहां पर उनको सिटीजनशिप, उनको नागरिकता देने का अधिकार उनको दिया गया। यह कानून भी ला करके मजबूत सरकार ने अपना वायदा पूरा किया। ये सारे वायदे तब पूरे हुए जब आपने मजबूत सरकार बनाई। और इसीलिए अब फिर से आप मजबूत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। रामप्रीत मंडल जी को आप फिर से चुनकर भेजेंगे और फिर से पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी सेवा में जुटेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बाद, युद्ध के कारण आर्थिक दृष्टि से चाहे अमेरिका हो, चाहे सारा यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी की आर्थिक स्थितियां डगमगा रही हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही अकेला आगे बढ़ने वाला ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है और जाना जा रहा है। ब्राइट स्पॉट के रूप में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5 साल में जो 11वें नंबर पर थी, मोदी जी के नेतृत्व में आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर। और अब वो समय दूर नहीं है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। 2 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। दवाइयों में आज भारत दुनिया को दवाई दे रहा है, दवाई बेच रहा है दुनिया को। हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है। भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गई है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा प्रोडक्शन 106% बढ़ गया है। और अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, मार्केट की बात करें, गाड़ियां बनाने की बात करें और मार्केट की बात करें, तो भारत आज जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया दुनिया में। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 10 साल पहले यूपीए की सरकार में इसमें लिखा होता था मेड इन कोरिया। इस पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज इसी मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से जिस तरीके से भारत का विकास हुआ वो हम सबको मालूम है। अभी सम्राट चौधरी जी बात कर रहे थे कि 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है, 1 किलो दाल मिलती है कि नहीं मिलती है। आज 80 करोड़ की जनता को 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और आने वाले समय में अगले 5 साल के लिए ये अनाज
दिया जाएगा, ये अनाज दिया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को आप बताइए, किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके सीधे खाते में डालना, 6,000 रुपए हर साल डालना, ये पहली बार किसी ने किया किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, ये लंबे समय से सब लोग एमएलए एमपी रहे हैं, आपके ध्यान में आना चाहिए कि लंबे समय हम चर्चा करते थे, एक पंचायत में 2-2 इंदिरा आवास योजना मिलती थी, 2 आवास योजना मिलती थी एक पंचायत में। आज मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बना करके दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, 4 करोड़। और आने वाले समय में 5 साल के अंदर हम लोगों ने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। और नीतीश जी की सरकार ने तय किया है कि कोई भी बिहार में कच्चे घर में नहीं रहेगा, पक्के मकान दिए जाएंगे और पक्के मकान उनके लिए बनाए जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से हर घर नल हर घर जल, ये हर घर नल और हर घर जल, दूर से पहले पानी लाना पड़ता था, आज 11 करोड़ बहनों को हर घर नल जल पहुंचाने का काम किया गया। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा आयुष्मान भारत के बारे में। आज 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे रहे हैं, 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर दे रहे हैं। और इस बार आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर का कोई भी हमारी माता, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कवर दिया जाएगा, चाहे वो किसी मजहब की हो, किसी जाति की हो, किसी भी आय की हो, उनको उस पर कवर किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय किया है। इसलिए विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। अभी अभी यहां पर चर्चा हो रही थी और वो चर्चा इस बात की थी कि हम बिहार को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अभी रामप्रीत जी ने आपके सामने चर्चा की। आपने कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी सोचा था कि आपको नेशनल हाईवे मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि आपका रेलवे स्टेशन सुधरेगा? कभी आपने सोचा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा इस जिले को? कभी आपने सोचा था कि मखाना के विकास के लिए यहां केंद्र खुलेगा राष्ट्रीय स्तर का? कभी आपने सोचा था? आपने नहीं सोचा था। मुझे मालूम है, झंझारपुर की तस्वीर मैं 20 साल पहले की भी जानता हूं, 30 साल पहले की भी जानता हूं, और आज भी मैं झंझारपुर को देख रहा हूं। आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, नेशनल हाईवे मिल रहा है, मखाना की दृष्टि से काम करने के लिए केंद्र खोला जा रहा है, विकास की दृष्टि से नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, रेलवे स्टेशन को इंप्रूव किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। इस तरीके से इस सारे इलाके के विकास को बढ़ाया जा रहा है। बिहार का रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है, 9 गुना। उसी तरीके से आपके लिए वंदे भारत ट्रेन जो है, वो चाहे जलपाईगुड़ी जाने की बात हो, चाहे लखनऊ जाने की बात हो, चाहे रांची से कनेक्शन देने की बात हो, हर दृष्टि से, चाहे कलकत्ता से जुड़ने की बात हो, हर दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरभंगा में अब एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज विकास की नई छलांग लगाई जा रही है। और उसी दृष्टि से मुझे यहां यह भी बताया गया कि आपके झंझारपुर के नहीं, फुलपरास के सब डिविजनल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट प्लांट भी लगा दिया गया है, उसके लिए भी काम हुआ है। इसलिए मित्रों, और मिथिला अर्बन हार्ट, उसको भी यहां पर स्थापित किया गया है। यानी विकास की दृष्टि से, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, और चाहे इंटरनेट हो, हर दृष्टि से झंझारपुर को मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। और इसलिए
आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप रामप्रीत जी को, मंडल जी को आप चुनाव जिताइए और उनको आप जिता करके आप भेजिए, तीर के निशान पर आप इनको आगे बढ़ाइए और इनको सफलता दीजिए। लेकिन मैं जब यहां आया हूं तो मैं कुछ चर्चा कांग्रेस पर भी करना चाहूंगा और कुछ चर्चा मैं आरजेडी पर भी करना चाहूंगा। ये घमंडिया अलायंस के सब पार्टनर जो बन गए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए ये घमंडिया अलायंस है क्या? ये इंडी अलायंस है क्या? ये परिवार वाली पार्टियों का जमावड़ा है और भ्रष्टाचारी पार्टियों का जमावड़ा है। हर तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले लोग। आप बताइए, आज राहुल गांधी बेल पर हैं, सोनिया गांधी बेल पर हैं, चिदंबरम बेल पर है, कार्तिक चिदंबरम बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, हमारे लालू प्रसाद यादव बेल पर हैं, इनके परिवार के लोग बेल पर हैं, टीएमसी के नेता बेल पर हैं, डीएमके के नेता बेल पर हैं। ये सब लोग बेल पर हैं, सब ने भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? बताइए, जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये या तो जमानत पर हैं, बेल पर हैं, या जेल के अंदर हैं। यह इनकी स्थिति है। हर कोई, कौन सा घोटाला नहीं किया? अभी अभी सम्राट चौधरी बोल रहे थे लालू ने चारा घोटाला किया। मैंने कहा चारा घोटाला तो पुराना हो गया, उस पर तो बेल पर है। अब तो जमीन के बदले नौकरी का घोटाला कर डाला। बताओ, जमीन ले ली गरीब लोगों की और नौकरी देने के बहाने। ऐसे लोग हैं ये, इस तरीके का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? आगे आने देंगे क्या? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये राम विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी के सरकार ने लिखा था कि नहीं लिखा था एफिडेविट में कि राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? ये कहा था कि नहीं कहा था? और ये कहा था कि नहीं कहा था कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है? ऐसे राम विरोधी लोग, बताइए, इनको आगे आने देंगे आप आने देंगे इनको? ये कोर्ट में कहा करते थे ना कि केस को लटकाओ, भटकाओ, अटकाओ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से कोर्ट से केस निकला, राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठान हुआ। वो हम लोगों ने देखा, वो हम सबको मालूम। ये लोग सनातन विरोधी हैं। इनके अलायंस घमंडिया गठबंधन के लोग दक्षिण में सनातन को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं। एक नेता ए राजा HIV एड्स बोलता है। बोलिए, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? सनातन विरोधी है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आने दोगे आगे? आने दोगे आगे? आप बताइए, ये सब लोग देश विरोधियों के साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं? देश विरोधियों का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो मास्टरमाइंड था पार्लियामेंट में गोली चलाने का, अटैक का जो मास्टरमाइंड था, वो था अफजल। और उसके नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन हो गए? सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल कौन हो गया? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने माफी नहीं दी, वो कातिल हो गए। और क्या कहते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और राहुल गांधी दूसरे दिन इन जेएनयू वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और अब ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं। बोलिए, ऐसे देशद्रोही ताकतों को आगे बढ़ने देना है क्या? बढ़ने देना है क्या? ये पता नहीं इनको क्या हमदर्दी है,
देशद्रोहियों के साथ? किस तरीके के? अभी हमारे जवान, बिहार के जवान, जब उरी की घटना घटी उसमें शहीद भी हुए और उसके बाद हमारे बिहार के जवान वो जाकर के उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके दुश्मनों को मारा और वापस आए। ये कांग्रेस पार्टी पूछती है प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे आगे? आप बताइए। ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? क्या आपको उनमें पसंद आता है? मित्रों, जो देश को कमजोर करता है वो इनके साथी हैं। जो देश को कमजोर करता है उनके प्रति इनकी हमदर्दी है। जो देश को कमजोर करता है उनके साथ खड़े दिखते हैं। ये है घमंडिया अलायंस, ये है इंडी अलायंस। बताइए, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद देंगे क्या? आप आगे आने देंगे क्या? झंझारपुर राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा ना? एनडीए के साथ खड़ा रहेगा ना? रामप्रीत मंडल को जिताओगे ना? आप बताइए, तीर पर बटन दबाओगे ना और जीत हासिल कराओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपको विश्वास दिलाते हैं कि झंझारपुर सीट आप जरूर जीतेंगे। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए लोकसभा के जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं राम